हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ई फाइलिंग जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था उसकी यूनिट फर्स्ट हो चुकी है और आज हम उसी की यूनिट सेकंड को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, उसके 3 क्वेश्चन, इनकम, शॉर्ट नोट और डिडक्शंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जो इनकम टैक्स होता है उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इनकम क्या होती है। एक बेसिक सी चीज़ है, आई होप आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे इसके बारे में, और हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इनकम मीन्स एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी रिसोर्सेज, ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम का मतलब क्या होता है? एनी अमाउंट ऑफ मनी, मतलब मनी का कोई भी अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड मतलब कि जो हमें मिल चुका है या मिल सकता है या मिलने वाला है ना। इन कैश, अब वो कैश में भी हो सकता है, और इन काइंड मतलब कि चेक में भी हो सकता है, या एडवांस पेमेंट किसी ने कर दिया हो, बिल्स रिसीवेबल, है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है। अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये कैसे अराइज होता है? डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी। ठीक है। फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, मतलब कि पिछले साल में, विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स, जो कि कैसी होती है? चार्जेबल होती है टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, 1961, ये आप लोग नोट कर लेना। इनकम टैक्स का ये एक्ट है आपका, जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री में यही एक्ट इनकम टैक्स का चलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। तो इनकम का मतलब क्या होता है कि कोई भी अमाउंट जो कि हमें मिल चुकी है या मिलने वाली है, ठीक है, कैश के फॉर्म में या अदर फॉर्म में, जैसे चेक वगैरह के फॉर्म में, और जो कि अराइज होती है, मतलब जो हम अराइज करते हैं या कमाते हैं एक तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। और फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब कि किसी भी सोर्स से, चाहे वो हम सैलरी से कमा रहे हों, बिजनेस से कमा रहे हों, हाउस प्रॉपर्टी से, है ना। और कब? प्रीवियस ईयर में, मतलब कि पिछले साल में, जो अभी हमारा जो चल रहा है, जैसे कि 25-26, तो ये क्या है? हमारा करंट ईयर है। ठीक है। करंट ईयर या असेसमेंट ईयर हम जिसको कहते हैं। ठीक है। तो इसके पहले वाला जो ईयर होगा कौन सा? 2024 और 25, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। तो उस प्रीवियस ईयर में कमाई हुई जो हमारी इनकम होती है, वो कैसी इनकम होती है? चार्जेबल होती है। किसके अंदर? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। आई होप तो आपको इनकम समझ में आई होगी। इनकम का मतलब क्या होता है? कोई भी अमाउंट होती है मनी की जो हमें मिल चुकी है या मिलने वाली है। ठीक है। चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या अदर किसी काइंड के फॉर्म में हो, और वो चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे हमारी। आइए तो अब हम आगे इसके फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो फीचर्स इसके हैं, पहला फीचर इसमें है रियल इनकम। इट मस्ट बी रियल एंड जेन्युइन, नॉट इमेजिनरी और एक्सपेक्टेड। ठीक है। जो इनकम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। इट मस्ट बी रियल एंड जेन्युइन, नॉट इमेजिनरी और एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं कि बोल दिया है हमने ऐसे इमेजिनरी फॉर्म में कि हमें 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं एक साल में। अब वो कैसे मिलने वाले हैं? उसका कोई सोर्स नहीं है, बस ऐसे हवा में बातें कर दी है ना, तो उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। वो रियल और जेन्युइन होनी चाहिए कि हाँ, आप एक जगह काम कर रहे हो, आप काम करोगे उसमें महीने 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा, तो वो आपकी रियल इनकम मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा है मेजरेबल इन मनी। अब जो इनकम होनी चाहिए उसको हम मनी में मेज़र हम कर सके, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि जैसे कैश भी हुआ, सॉरी चेक हुआ, है ना, चेक हुआ तो हम चेक को क्या कर सकते हैं? बैंक में जाके उसको हम कैश के फॉर्म में विड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है। तो हम उसको मनी के फॉर्म में मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इनकम ऐसी होनी चाहिए। तीसरा है अर्न और रिसीव्ड, मतलब इनकम ऐसी होनी चाहिए जिसको हमने कमाया हो और रिसीव किया हो, है ना, कमा के हमने उसको प्राप्त किया हो। इट मस्ट बी ईदर अर्न बाय द असेसी और रिसीव्ड बाय हिम, मतलब कि जो असेसी होता है उसके द्वारा कमाई गई हो और रिसीव की गई हो। ठीक है। 4 है मे बी इन कैश और काइंड, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब इनकम में भी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, मतलब कि वो कैश के फॉर्म में भी रिसीव की जा सकती है और अदर काइंड के उसमें भी, जैसे चेक हो गया, है ना, बॉन्ड हो गया, या बिल्स रिसीवेबल हो गया, इस तरीके से भी। और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आधा पार्ट है, जैसे कि मान लो 20,000 पर मंथ किसी की इनकम है ना, तो उसको 10,000 कंपनी ने कैश के फॉर्म में दे दिए, और जो 10,000 बाकी के थे वो कैसे? चेक के फॉर्म में दे दिए, है ना। तो ये क्या हो जाता है? पार्टली कैश और पार्टली इन काइंड। ठीक है।
मतलब कि आधा हिस्सा कैश के फॉर्म में और आधा हिस्सा उसका चेक के फॉर्म में आपको मिल गया है, ठीक है। तो ऐसी भी हो सकती है इनकम। फिफ्थ है पीरियोडिक और रेगुलर, मतलब कि एक पीरियड बेस पे भी हो मतलब कि हो सकती है, जैसे कि 6 महीने बाद आपको इकट्ठा मिल जाएगा पैसा, है ना। और रेगुलर भी हो सकती है, पर डे के हिसाब से भी हो सकती है, पर मंथ के हिसाब से भी हो सकती है ना। इट शुड बी ऑफ अ पीरियोडिक नेचर, इट शुड रिकर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब कि टाइम टू टाइम, जैसे कि किसी किसी को पर डे के हिसाब से भी मिलती है ना, और किसी किसी को पर मंथ, या जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उनको साल भर का पैकेज एक साथ दे दिया जाता है ना। तो इनकम इस तरह से भी हो सकती है ना। तो ये सारे क्या है, इनकम के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं ले, अगली जो इसकी स्लाइड है मैंने हिंदी में पूरे जो नोट्स हैं वो हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल क्या है, सैलरी रिसीव्ड एवरी मंथ, ठीक है। एवरी मंथ इंटरेस्ट और बैंक डिपॉजिट, मतलब कि इंटरेस्ट हो गया ऑन बैंक डिपॉजिट, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, है ना। रेंट रिसीव्ड, अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके, है ना, आप क्या कर रहे हो, रेंट रिसीव्ड कर रहे हो। वो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है, ये सभी क्या है, हमारी इनकम होती है। क्या होती है, इनकम, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड मतलब कि सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, है ना, रेंट हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हो गया बिजनेस से, तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी इनकम होती है। और ये प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या होती है, चार्जेबल होती है। मतलब इन सभी से होने वाली इनकम पे क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट वाला। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आपको, है ना, 14 मार्क्स या 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा आपको, वो उसमें ये शॉर्ट नोट्स वाले भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जिसमें पहला है देख लेते हैं हम। ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटीआई। तो आपको याद रखना है ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई। क्वेश्चन में कभी कभी जो मतलब जो क्वेश्चन बनता है वो घुमा के भी पूछ लेते हैं, है ना। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछ लेंगे कि जीटीआई क्या है, इसके बारे में बताओ, व्हाट इज़ जीटीआई, है ना, एक्सप्लेन। तो आपको मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रॉस टोटल इनकम को ही जीटीआई बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी बिफोर डिडक्टिंग एनी डिडक्शन, ठीक है, एनी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। मतलब कि कोई भी असेसी है उसकी जो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम, कौन सी टोटल इनकम, बिफोर डिडक्टिंग एनी डिडक्शन। देखो क्या होता है, जो इनकम टैक्स जो लगता है ना, जब हम उसमें टैक्सेबल इनकम जो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें जो हमारे 5 सोर्सेज होते हैं इनकम के, आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारे क्या होते हैं, 5 सोर्सेज होते हैं। तो इन 5 सोर्सेज से जो इनकम आती है उसको हम टोटल करते हैं, ठीक है। उसको टोटल करने के बाद कुछ डिडक्शंस दिए जाते हैं, उन डिडक्शंस के बाद हमारी कौन सी इनकम निकल के आती है, टोटल इनकम, मतलब कि नेट टोटल इनकम, या जिसको हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो उसके पहले जो ये 5 सोर्सेज हैं उनको मिला के जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम, वो बिफोर डिडक्टिंग एनी डिडक्शन, मतलब कोई भी डिडक्शन दिए बिना जो हमारी टोटल इनकम आ रही है उसी को हम क्या कहेंगे, जीटीआई या ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे और ये बताया किसके अंदर है, अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल सैलरी, जैसे कि मान लो है 5 लाख किसी की, ठीक है, कितनी है, 5 लाख, प्लस हाउस प्रॉपर्टी से उसको इनकम हुई कितनी, 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट कोई मिला है उसको, तो वो कितना हो गया, 50,000। तो इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6,50,000। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। अभी हमने जो ये अलग अलग जो सोर्सेज थे, है ना, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इन सभी की इनकम को क्या किया है, टोटल किया है, ठीक है। सिर्फ मतलब कि जोड़ा है, इसमें से अभी हमने कोई भी डिडक्शन नहीं दिया है ना। तो डिडक्शन के पहले की जो इनकम होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है, जो कि आपकी क्या आ गई है, 6,50,000। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल भी देने हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या होती है, ग्रॉस टोटल हमने समझ लिया। देखो ग्रॉस टोटल में क्या हो रहा था कि डिडक्शन के पहले वाली जो इनकम थी, ठीक है, टोटल इनकम में क्या हो जाएगा, अब डिडक्शन देने के बाद वाली जो इनकम होगी वो टोटल इनकम हो जाएगी। इट इज़ द इनकम ऑफ एन असेसी आफ्टर डिडक्टिंग द, ठीक है, इस लाइन को समझना अच्छे से, आफ्टर डिडक्टिंग
द डिडक्शंस, मतलब कि डिडक्शंस को डिडक्ट करने के बाद अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो हम जैसे मान लो 6,50,000 हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आई थी, इसमें एग्जांपल भी दिया है ना, उसमें से फिर जो कुछ डिडक्शंस हमें दिए जाते हैं वो डिडक्शंस हमने हटा दिए है ना, उसके बाद जो इनकम बचेगी वही हमारी क्या होगी, टोटल इनकम होगी। देखो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जीटीआई हमारी कितनी निकली थी, 6,50,000, जैसा कि ऊपर हमने देखा, माइनस डिडक्शंस मान लो हमें मिले 1,50,000 के, तो जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो बचेगी कितनी हमारे पास, 5 लाख। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। ठीक है, जीटीआई या ग्रॉस टोटल इनकम के लिए इतना याद रखना है कि उसमें डिडक्शन के पहले की जो अमाउंट होती है वो जीटीआई या ग्रॉस टोटल इनकम होती है, और उसी जीटीआई में से है ना डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो इनकम आती है वही हमारी क्या हो जाती है, टोटल इनकम हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे का देख लेते हैं। आगे है असेसमेंट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है। असेसमेंट ईयर हम समझेंगे। असेसमेंट ईयर को हिंदी में हम मूल्यांकन वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर इट इज़ द ईयर इन विच द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर मतलब कि एक ऐसा ईयर जिसके अंदर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है, इज़ असेस्ड एंड टैक्स इज़ लेवीड। मतलब कि उसमें एक ऐसा ईयर जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाएगा और टैक्स को लेवी किया जाएगा, मतलब कि टैक्स को कर लगाया जाएगा उस पर, है ना। जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको बताया 2025-26 चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट ईयर हो गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे। इसके पहले वाला कौन सा होगा, 2024-25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम हुई है, अब जो पिछले साल जो हमारी इनकम हमने गेन की है उसका जो हम असेसमेंट करेंगे वो इसी साल करेंगे, है ना। कौन से में, 2025-26 में। ठीक है, तो और हम टैक्स भी इसी साल में, मतलब कि गवर्नमेंट टैक्स को वसूल करेगी, है ना। तो जो अभी हमारा करंट में जो चल रहा है 2025-26, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं फॉर प्रीवियस ईयर। जैसे प्रीवियस ईयर है मान लो 2023-24, ठीक है, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, असेसमेंट ईयर विल बी 24-25। ठीक है, और अभी मान लो प्रीवियस ईयर है, जैसा कि मैं भी आपको बता रही थी 2024-25, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 25-26। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। असेसमेंट ईयर ऑलमोस्ट वही होता है, मतलब कि जो अभी हमारा करंट में चल रहा होता है, और इसके पहले वाला ईयर कौन सा हो जाता है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर, और इसी असेसमेंट ईयर में हम जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उसका असेसमेंट करते हैं, और गवर्नमेंट उसी पे फिर टैक्स को वसूल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर भी अभी मैंने आपको बता ही दिया, जो असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है, उसके पहले वाला जो ईयर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर। इट इज़ द ईयर इन विच द इनकम इज़ अर्न और रिसीव्ड। ठीक है, जिसमें इनकम अर्न की जाएगी और रिसीव्ड की जाएगी, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, है ना। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें पर्सन बताना है। पर्सन कौन होता है, जब हम इनकम टैक्स का जो टैक्सेबल इनकम निकालते हैं तो उन सभी के लिए ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें पता होना चाहिए, तभी हम मतलब कि टैक्सेबल इनकम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पर्सन कौन होता है, इट इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, इंडिविजुअल मतलब कोई एक इंसान, जैसे कि मैं हूँ, है ना, तो मेरी अकेली खुद की एक मतलब कि इनकम है साल भर की, तो मैं क्या कहलाऊँगी, इंडिविजुअल। HUF पहले मैंने क्लासेस में भी समझाया है, HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक ऐसी फैमिली जो अनडिवाइडेड है ना, और वो कैसी है, हिंदू है, तो मतलब कि इंडिया की वो है ना फैमिली। तो उसमें क्या होता है कि एक पूरी फैमिली होती है, वो जॉइंट होती है ना, उसमें जो सबसे सीनियर पर्सन होता है वो हेड होता है, और उसको हम कहते हैं क्या, कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता होता है वो, तो जो टैक्स की जो लाइबिलिटी आती है वो पूरी कर्ता के ऊपर आती है। ठीक है, तो HUF में ये होता है, समझ में आया होगा। ठीक है, कंपनी आपको पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा है, फर्म, AOP, BOI, है ना, बिजनेस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये सब कौन होते हैं, पर्सन होते हैं, मतलब इन सभी को टैक्स पे करना होता है। ठीक है, चाहे वो फर्म हो, कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी हो, है ना, इंडिविजुअल हो, HUF हो, सभी को क्या होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं असेसी। असेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पर्सन आपसे ना भी पूछे पर असेसी ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। असेसी कौन होता है, अ पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स, जो लाइबल होता है टैक्स को पे करने के लिए, अंडर द
प्रोविज़न, जो भी प्रोविज़न्स दिए गए हैं उसके अंदर टैक्स को पे करने वाला पर्सन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज़ कॉल्ड एन असेसी, है ना। मतलब कि जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, अब मेरी सैलरी है मान लो, है ना, मैं सैलरी बेस पे काम करती हूँ और मुझे साल भर जो सैलरी मिलेगी और फिर उसके बाद अगर मेरी सैलरी, मेरी जो साल भर की जो इनकम है वो उस लिमिट को क्रॉस करती है ना। आप लोगों को पता होगा जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से 4 लाख तक की जो इनकम है वो आपकी टैक्स से क्या है, एग्जेम्प्टेड है, और उसके बाद जो आपकी इनकम होती है ना उस पर 5% टैक्स लगता है। तो अगर मेरी इनकम है ना उस लिमिट को क्रॉस करती है तो मैं क्या हो जाऊंगी, लायबल हो जाऊंगी टैक्स को पे करने के लिए, और मैं ही क्या कहलाऊंगी, फिर असेसी कहलाऊंगी, है ना। मतलब कि जो भी टैक्स पे करने वाला इंसान होगा उसको हम असेसी कहेंगे, है ना। जिसकी इनकम का असेसमेंट ईयर में किया जाएगा उसी को असेसी कहा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा भी है आ सैलरीड पर्सन, है ना, जैसे कि मैं बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो कोई भी कंपनी हो गई, ये सभी क्या कहलाएंगे, असेसी कहलाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से करके जाना और एग्ज़ाम में लिख के आना, असेसी आपको पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के बारे में बताया गया है कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, ये इस सब की प्रोसेस बताई है ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, जो कि इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब सभी सोर्सेज से जो इनकम होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम कह देंगे, ऊपर हमने समझा था, ठीक है। फिर उसमें से माइनस करेंगे क्या, डिडक्शंस। कुछ डिडक्शंस होते हैं जो चैप्टर 6A में दिए गए हैं, 80C से 80U तक दिए गए हैं, जिनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। अब GTI में से जैसे ही हम डिडक्शंस को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल इनकम, इनकम आफ्टर डिडक्शन। डिडक्शंस देने के बाद जो इनकम होती है वो टोटल इनकम होती है, और फिर टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, और जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो हमें याद रखना है, वो टोटल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट। जो भी स्लैब रेट होंगे, अब आपकी इनकम जितनी भी बन रही है, मान लो 4 लाख से ऊपर बन रही है तो 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, है ना, इस तरीके से। तो हमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि जो टैक्स जो कैलकुलेट किया जाएगा वो हमेशा टोटल इनकम पे किया जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टैक्स हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल इनकम पे, जो कब आती है, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करने के बाद, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिडक्शंस। जो अभी हम डिडक्शन पढ़ रहे थे, डिडक्शन देते हैं तो ये वही है ना। अब ये कौन कौन से होते हैं इनको हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आएगा आपको। मीनिंग देख लेते हैं इसका। डिडक्शंस आर दोज एक्सपेंसेस और पेमेंट्स। डिडक्शन क्या होते हैं, दोज एक्सपेंसेस और पेमेंट्स विच आर अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि अलाउ किए जाते हैं। ये एक तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं या पेमेंट होती है ना, जो अलाउ की जाती हैं डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, है ना। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट मतलब कि अलाउ किया जाता है उनको डिडक्ट करने को। चैप्टर याद रखना है, चैप्टर नंबर 6A, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम, मतलब जो टैक्सेबल इनकम हमारी बनती है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अब मेरी इनकम बन रही है 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख आ रही है, पर मतलब कब आ रही है, डिडक्शन के पहले, ठीक है। तो अब मुझे टैक्स उस पर देना ही देना है। फिर मेरी इनकम हो गई जब मतलब कि डिडक्शन दे दिए तो उससे क्या हो जाएगी, थोड़ी एक तरीके से जैसे हमें डिस्काउंट नहीं मिल जाता है, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मान लो कोई चीज़ आ रही है 500 रुपये की, तो आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिल गया, तो वो अब आपको कितने की पड़ेगी, 250 रुपये की, ठीक है। 50% मतलब कि कीमत डायरेक्टली आधी हो गई, तो आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना। तो इस तरीके से इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से दिए जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से आपको छूट मिल जाती है, जिससे जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब टैक्सेबल इनकम जब रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि देखो बर्डन तो पड़ता ही है सब पे इनकम टैक्स का, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, एक तरीके से कम हो जाता है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, ठीक है। कोई भी 8 बताने हैं हमें, देखो है तो 80C से 80U तक, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग इतने तो याद करके जाइएगा, है ना। मतलब इतने से कम नहीं चलेंगे, इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे। 80C, और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है कि मतलब आप कुछ कर लो, उसको समझ लो। समझना तो है ही, पर याद ही करना पड़ेगा आपको, उसकी लिमिट भी और सब चीज़ें, है ना। अब 80C का जो डिडक्शन है तो ये किसके लिए दिया जाता है, डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे PPF हो गया,
LIC हो गया, NSC हो गया, है ना, ट्यूशन फ़ी, होम लोन, प्रिंसिपल एटसेट्रा, इन सभी मतलब जो हम पैसा इन्वेस्ट जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं उसके लिए ये डिडक्शन दी जाती है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1,50,000। ठीक है, ये लिमिट आपको याद रखना है ना। जो मतलब आपसे ऐसा पूछा जाएगा ATC जो सेक्शन है डिडक्शन का, उसको समझाइए, तो वो तो आपको पता होना चाहिए वो किस चीज़ के लिए होता है। वो किसके लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, 80D डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। 80D किसके लिए दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, फॉर सेल्फ, फैमिली या पेरेंट्स, है ना। और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25,000 to 50,000। ठीक है, 80E किसके लिए है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड, जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जो हायर एजुकेशन के लिए हम एजुकेशन लोन लेते हैं अगर, है ना, तो उसके लिए कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं। 80E में आता है। जो 80G में कौन सा आता है, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन टू अप्रूव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सेक्शन ही अलग से पूछ लें। ठीक है, कि 80 सेक्शन जो डिडक्शन का जो सेक्शन है 80G उसको समझाइए, 80C को समझाइए, ये इंपॉर्टेंट है डोनेशन वाला। ठीक है, तो डोनेशन के लिए ये कितना डिडक्शन दिया जाता है, 50 और 100% ऑफ डोनेशन। कभी कभी 50% भी दिया जाता है और कभी कभी 100% तक भी आपको डिडक्शन दिया जाता है। ठीक है, अगला है देखिए 80 TTA डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। ठीक है, बैंक में जो हम सेविंग करते हैं, सेविंग अकाउंट जो हमारा होता है उसके लिए, है ना, 10,000 मैक्सिमम तक का डिडक्शन हमें मिलता है। अगला है 80DD डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। DD भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। ठीक है, DD से आप याद रख सकते हो डिसेबल्ड डिपेंडेंट, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 75,000 या 1,25,000, आप किसके मतलब अंदर आती है उस हिसाब से आपको डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अगला है 80DDB डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिसीज़। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। DD डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और DDB किसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़। मतलब कि कोई आपको एक स्पेसिफाइड बीमारी है ना, डिसीज़ है, जैसे कैंसर हो गया या और भी कोई बड़ी बीमारी है, तो उस हिसाब से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी ये डिडक्शन दिया जाता है, जो कि कितना है, 40,000 तक का डिडक्शन आपको इसके लिए मिल जाता है। ठीक है, अगला है 80CCD, उसका भी सबसेक्शन 1B। ठीक है, डिडक्शन फॉर एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। ठीक है, तो और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, 50,000। मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो आपको मैं बता चुकी हूँ। एक तो ये वाला, ये मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज DDB 80DD, और ऊपर जो हमने देखा था वो कहाँ गया, ये डोनेशन वाला 80G, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 80D ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे ही, पर ये कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं डिडक्शंस, इनको आपको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेकंड के 3 क्वेश्चन हमने पूरे कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग टेंशन नहीं लें, उनके लिए मैंने ये हिंदी में भी स्लाइड बना दी है। ठीक है, इनकम को आय कहते हैं, शॉर्ट नोट जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम को सकल कुल आय कहते हैं, टोटल इनकम को कुल आय कहते हैं, आकलन वर्ष या मूल्यांकन वर्ष, प्रीवियस ईयर को पूर्व वर्ष कहते हैं, व्यक्ति करदाता मूल्यांकित व्यक्ति। ठीक है, और डिडक्शन आपको भी एज इट इज़ ही याद रखने, हिंदी मीडियम वालों को भी ऐसे के ऐसे याद रखने। ठीक है, जो मैंने सेम समझाया है वही सब हिंदी में भी लिखा है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी आसानी रहेगी। और इसका जो नोट्स का जो PDF है वो मैं आपको वीडियो के नीचे पिन कमेंट में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो ये इसमें नोट्स हैं वो मतलब कि इनफ है, वैसे तो आप इतना लिख के आओगे इनफ होगा, पर अगर जैसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप इसको थोड़ा और बढ़ा के अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना। पॉइंट्स आपके यही रहेंगे, बाकी आप थोड़ा थ्योरी को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। और बेस्ट रहेगा अगर आप लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में आंसर्स को लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी मिस्टेक अगर आपको लगती है वीडियो में समझाने में, या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा भी क्या है, ये फर्स्ट चैनल है तो मुझे अभी उतना नॉलेज नहीं है वीडियो बनाने का, कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। बाकी कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।